औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू याहू हादी रब्बि ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन वला तज़िद ज़ालिमीना इल्ला तबारा वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वालि वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमेरात है 24 अगस्त 2023 और इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 2:30 यानी 2:30 बज गए हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काशिफ शाह जी कैसे हैं? काशिफ शाह जी ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि पहले मैंने लाइव करने की कोशिश की तो आवाज़ नहीं आ रही थी। शाह जी सरकार मुझे बता दीजिए, अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ। सिर्फ इतना लिखते हैं कि आवाज़ है या नहीं है। और आज इस्लामी तकवीम के मुताबिक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र दूसरा महीना 1445 सन हिजरी बहादुर शुरू हो चुका है जी, और बहादुर अपना आप दिखा रहा है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के लगभग भी लाइव आने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो इसका मिक है माइक्रोफोन, ये इसका कोई फ्रंट जैक मेरे ख्याल में इसका प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसको दोबारा खोला है मैंने अपने टावर को और इसको ठीक किया है। आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया शाह जी सरकार, बहुत शुक्रिया, आप जाके आपका मैसेज मेरे तक पहुंचा है। सबसे पहले तो ये है कि रात से आपने नोट किया होगा कि मैं कुछ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि हंसने की कोशिश कर रहा हूँ, और राइटली सो। एक सेंसिटिव इंसान को अपना प्रेशर रिलीज़ करते रहना चाहिए, हंसकर या आंसू बहाकर। चाँद का हमारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हम जब बहुत छोटे थे तो नील आर्मस्ट्रांग और इस तरह के नाम और किस्से हमने सुने, बल्कि यहाँ तक सुन लिया कि जनाब वहाँ पे अज़ान की आवाज़ आती है। तो चाँद के साथ एक बड़ी गहरी निस्बत है, उनसीयत है, ताल्लुक़ है। चाँद की लोरियाँ, चाँद के नग़मे, चाँद की नज़में, बहुत कुछ हमारे माशरे में मौजूद है। चाँद को लाड़ से चंदा मामू कहा जाता है, ननिहाल वाली साइड पे जाता है ये चाँद, और सूरज जो है ये ददियाल वाली साइड का है, क्योंकि ननिहाल बिलअमूम जमाली ठंडक के एहसास वाले फ़रहत बख्श रिश्ते कंसिडर किए जाते हैं हमारे कल्चर में, हमारी रवायात में। तो अब ये नहीं कि चाँद पे इंसानी कदम पहले सब्त नहीं हुए, पहले भी कई ममालिक चाँद पर जा चुके हैं, 3 तकरीबन, और हमारा हमसाया मुल्क चौथा मुल्क है जो चाँद पर जिसने कदम रखे, और उसके जनूबी कुतुब में गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला मुल्क बन गया। आप अप्रिशिएट करने वाली बात है, इंस्पिरेशन है, और पूरी कौम को वाकई मुबारकबाद होनी चाहिए। उनका जो सेलिब्रेशन का अंदाज़ है उससे अंदाज़ा होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर चंद्रयान 3 जैसे, आपको याद होगा जब इनका पहला मिशन फेल हुआ तो मैंने उस वक्त भी लाइव सेशन किया था, क्योंकि हमारा एक रवाज बन गया हुआ है मीम्स बनाने का और मॉक करने का, हंसने हंसाने का।
तो उस वक्त बड़े खुशी का इजहार भी कुछ नादानों की तरफ से हुआ, लेकिन मैंने लाइव सेशन में खुल के इजहार किया कि कम अज़ कम एटलीस्ट दे ट्राइड। और जब इंसान कोशिश करता है तो एक वक्त आता है वो कामयाब हो जाता है। आप लोग जो मेरी प्रोफाइल पे हैं, आप लोगों को पता है कि मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि न्यूट्रल रहकर जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आखिरकार चंद्रयान-3 लैंड होने में कामयाब हो गया जहाँ पे रशिया नहीं पहुँच सका, और ये बड़ी बात है, एक कौम के लिए बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल अपर हैंड है, नफ्सियाती बर्तरी इसको कहा जाएगा। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अगर किसी एक हिस्से में आप बरतर हो गए हैं तो कहीं और कमतरी का एहसास मौजूद नहीं है, या अगर किसी कौम के अंदर किसी ख़ास इवेंट के ज़रिए, जो कि लाजमी है और फितरी है, नफ्सियाती बर्तरी का एहसास पैदा होता है तो उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप इसको नफ्सियाती तौर पर अपने लिए एहसास कमतरी बना लें। हर अच्छी चीज़ उसको अप्रिशिएट करें। हमसे ज़्यादा मुसलमान भी वहाँ पे मौजूद हैं और पूरी इंडियन नेशन बिलाशुबा वो दादो तहसीन की मुस्तहिक है, उनके ख़ासकर साइंसदान और वो निज़ाम जिसने इस प्रायोरिटी को सेट किया, क्योंकि ये सारी बात प्रायोरिटीज़ की है, तरजीहात की है। जब कौम अपने ज़मीनी मदारों से निकल कर सोचना शुरू कर देती है तो फिर कौम लाजमी तौर पर कौम बन जाती है। अगर गली मोहल्ले के चक्कर में ही रहे कौम तो फिर कौम कभी भी उस तरीके से ऊपर नहीं आ सकती। आप अपने समाज में देख लीजिए, अपने माशरे में देख लें कि जो गली मोहल्ले के झगड़ों में पड़े रहते हैं वो कभी नेशनल लेवल तक नहीं पहुंचते, और जो कौमी खैंचातानी, लेग पुलिंग उसी में रहते हैं, वो फिर आलमी बरादरी में उनकी जागरसाई होती रहती है, जो बदकिस्मती से हमारी इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि इसमें कोई शक नहीं है दुनिया के जो दीगर 2 या 3 ममालिक हैं उनका चाँद पर जाना शायद हमारे लिए इतना मानी खेस नहीं, इतना गहरा उसका तासुर भी नहीं। लेकिन हम चूँकि एक ही ख़ित्ता हैं, बरसगीर पाक व हिंद, इंडो पाक, और फिर ये आज़ाद वतन हमें मिला, तो देखा जाए तो 47 में दोनों आज़ाद होते हैं। तो मैं नौजवानों के जज्बात देख रहा था, इसलिए मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ किया जा सके, थोड़ा हंस कर, थोड़ा इसको लाइट टोन में लिया जाए, क्योंकि आपके पास फिर 2 इंतहाएँ रह जाती हैं। या तो आप अपने आप को इतना कमतर समझना शुरू कर देते हैं कि जैसे आप कुछ भी नहीं हैं, वो एहसास भी गलत है, क्योंकि फिर आप मेंटली डिफीटेड हो जाते हैं, आप शिकस्त खोरदा ज़हनीत की तरफ चले जाते हैं। या आप बिल्कुल नेगेटिव साइड पे अगले की एफ़र्ट को भी रद्द करने के चक्कर में और अपनी झूठी तारीफ़ों के पुल बांधने के चक्कर में एक ऐसा नैरेटिव बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसमें सिर्फ झूठ है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नहीं है। तो ये 2 इंतहाएँ हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इंतहाओं से बचकर म्याना रवी, एक अदल का रास्ता, इत्तदाल का रास्ता जो है उसको इख्तियार किया जाए, बात करते हुए भी, इजहार करते हुए भी, लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए भी। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि पाकिस्तान के पास भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे हम बर्तरी के एहसास में मुब्तला है और अपने आप को बरतर समझते हैं। बहुत सारे मामलात हैं अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन हालिया दिनों में इसमें कोई शक नहीं कि जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, हमारा जो राइज निज़ाम है उसने जुल्म की बदतरीन तारीख़ रकम की है, और ये सिर्फ ख़बरें या तज्ज़िये तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे चल रहे हैं ना। हम लोग जो फेस कर रहे हैं, यूज़र एंड पे हम बैठे हुए हैं इस राइज निज़ाम के, यूटिलिटी बिलों से शुरू हो जाएं, ज़िंदगी की आम महरूमियों तक पहुँचें, हर जगह पे इनजस्टिस हमने महसूस किया है, बल्कि फेस कर रहे हैं और सह रहे हैं। दूसरी तरफ जो राइज निज़ाम के करता धरता हैं, कुव्वत व इख्तियार वाले, उनके अल्ले तलल्ले और उनकी अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अभी निगरान काबीना, निगरान, तो मैं सोच रहा था वही पैटर्न जो बना हुआ है, नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उन्होंने पहले से लिख के रखी होती हैं कि ये मुलाकातें होनी है, इस तरह चलना है, इस तरह चलना है, इस तरह चलना है। बंदे को इतना मसरूफ़ कर दिया जाता है वजारतों के अंदर भी
कि वो सारे लाइनों में लग जाते हैं कि पहले फूलों के हार पहनाने हैं, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर जनाब कायद अज़म के मज़ार पे जाना है, फिर ये भी करना है, फिर वो भी करना है। यानी ऐसे बहुत सारे, कुछ तो बहुत ज़रूरी काम होते हैं ना जहाँ पे जाना ही पड़ता है सरबराह को, कुछ बड़े लायानी किस्म के ज़ोहराने शाइये और ऐसी फजूल मुलाकातें। मैं चूँकि एडवर्टाइजिंग में रहा हूँ, मुझे पता है मिनिस्ट्रियों में क्या क्या होता है। बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग, महराब व मिंबर वाले वहाँ पे बैठे होते हैं, बज़ाहिर आपके सामने किसी और रूप में होंगे, लेकिन वहाँ वजारतों में अपना हिस्सा लेने के लिए, किसी भी हवाले से कोई फेवर लेने के लिए वहाँ पे वज़ीरों के पास बैठे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए, कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म या सेटअप आए कि जो वो काम न करे जो पहले चल रहे हैं। क्योंकि नीचे तो आदतें पड़ी हुई हैं ना, पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक सरकारी मशीनरी है, उन्हें पता है। और जो इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऊपर ऐसे आ जाते हैं जो इंतहाई नालायक हैं और उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, बात कैसे करनी है। तो जब आप नालायक होते हैं तो आप कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कमतरी या बरतरी दोनों नफ्सियाती एहसासात हैं। यानी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा कपड़ा पहन लें, औरत या मर्द, घड़ी जितनी मर्ज़ी कीमती पहन लें, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है अखलाकी तौर पर या किरदार के हवाले से, या शख्सियत आपकी कमज़ोर है, तो आप महफ़िल का सामना नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी शख्सियत मजबूत है, किरदार मजबूत है, तो बेशक आपने आम सी कोई टी शर्ट पहनी हो, आम सी कोई पतलून पहनी हो, पिछले 11 साल से जीन्स की पतलून धो धो के आप पहन रहे हो, लेकिन आपको पता है आपने महफिल पे छा जाना है। क्योंकि आपको लॉजिक का पता है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग का पता है, आप उस मौजू पर गिरफ्त रखते हैं या दस्तरस रखते हैं जिस मौजू पर आपने बात करनी है, और कोई सवाल आएगा अगर सडनली, तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो इससे इंसान नफ्सियाती तौर पर बेहतर हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नफ्सियात की पीक है, बरतरी का एहसास या कमतरी का एहसास, ये दोनों अफरात व तफरीत हैं, ये दो इंतहाएँ हैं। ना नफ्सियाती तौर पर बरतरी के एहसास में उस ज़ोम में मुब्तला होना चाहिए, क्योंकि कोई एक कामयाबी या कोई एक इवेंट जो है ना, वो इसमें कोई शक नहीं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन उससे आप पूरी दुनिया पे छा नहीं जाते। इसी तरीके से कोई ऐसी कमतरी भी होती है, कमतरी कि ये चीज़ भी हमारे पास नहीं है, वो भी नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी एहसास कमतरी मेरे दिल में पैदा नहीं हुआ। और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जो हज़ारों लाखों के पास नहीं हैं। तो क्या मैं इससे बरतरी के एहसास में मुब्तला हो जाऊँ? नहीं। कमतर या बरतर महसूस करना ये आपके ऊपर इख्तियार है कि आप इसके दरमियान एक एतदाल का रास्ता तलाश करें। गम में भी, खुशी में भी इस कदर आप खुशी में निहाल ना हो जाएं कि खुदा आपको भूल जाए, और इस कदर गम में आप रंजीदा या अफसरदा ना हो जाएं कि आपको खुदा भूल जाए। तो खुशी में भी आपको खुदा को याद रखना है, और रंज में, गम में भी आपको खुदा को याद रखना है। इन दो इंतहाओं से जब आप बचेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो एक निज़ाम है। राइज निज़ाम अगरचे निज़ाम ही कहलाता है, लेकिन मैं उसे बदनज़मी समझता हूँ। मैंने आपको बताया पूरा स्ट्रक्चर लगे मदे असूलों पे, पहले से जो 70 सालों से ज़ायद हो गए हैं, वही एक चीज़ चल रही है, और बार बार हम उसी के तजुर्बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल धरने के दिनों में डॉक्टर तारिक कादरी साहब दिया करते थे कि एक मशीन है, उसके एक तरफ आप गधे का गोश्त डालें तो दूसरी तरफ से गाय का गोश्त तो नहीं निकलेगा नहीं। यानी हराम गोश्त आप डालेंगे कीमे की मशीन में तो हराम कीमा ही निकलेगा, तो कोई जादू नहीं हो जाता। तो ये जो फैक्ट्री लगी हुई है ना, जिसको मैं राइज निज़ाम कहता हूँ, मैं इसे जमहूरियत नहीं समझता, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ छोटा सा। मुझे पता है जमहूरियत इंसानी शऊर की, इंसानी अक्लो फ़िक्र की एक माहसल है, उसका एक नतीजा है कि इंसान मुख्तलिफ निज़ाम हाय सियासत को इस्तेमाल करते करते जमहूरियत तक पहुँचा है, और करीब तरीन है उस निज़ाम के जो इस्लाम हमें बताता है। लेकिन नाम रख देने से निज़ाम जमहूरियत नहीं हो जाता। करतूत और कारकर्दगी किसी निज़ाम को जमहूरियत बनाते हैं। जैसे अगर किसी का नाम जो है वो मोहम्मद अली है, या हुसैन है, या हसन है, या
उमर फारूक है या सदीक अकबर है, नाम रख देने से वो सिफ़ात नहीं आ जाती। तो सिफ़ात यानी आप जेलों में चले जाएं, बहुत सारे क्रिमिनल्स आपको इन मुक़द्दस हस्तियों के नामों पे नाम रखे हुए मिलेंगे। इसी तरीके से जो लूट मार करते हैं, करप्शन करते हैं, बदउनवानी करते हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े आला नाम रखे होते हैं। तो करतूत और कारकर्दगी मैटर करते हैं। कौमों की ज़िंदगी में सिर्फ नाम रख देने से कौमें तरक्की नहीं कर जाती। तो ये जो राइज निज़ाम है, निज़ाम के भेस में, निज़ाम बहुत खूबसूरत लफ्ज़, नज़्म, डिसिप्लिन है इसके अंदर, एक सिस्टम, यानी जो चीज़ सिस्टमेटिक है वो इंतहाई खूबसूरत चीज़ होती है। खैर हो या शर, दोनों अगर सिस्टमेटिक नहीं है ना तो नताइज बरामद नहीं होंगे। खैर का निज़ाम अगर ज़बरदस्त और फ़ाल है तो खैर का नतीजा बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन है तो खैर, लेकिन बदनज़मी है तो वह नताइज बरामद नहीं होंगे। इसी तरीके से मैं अक्सर गौर करता हूँ, ये जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, क्रिमिनल माइंड सेट, वाइट कॉलर क्राइम को भी शामिल कर लें, तो उनके अंदर एक्सपर्टीज़ तो होती है। यानी जो बिल्कुल नया चोर होता है ना या डाकू, जिसको एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जो बदनज़मी का शिकार होता है, वो पकड़ा जाता है। छोटे चोर बिलमूम पकड़े जाते हैं। हमारा जो राइज निज़ाम है, ये जो साख्त है, ये जो ढांचा है जिसके साथ मुमलिकत के अमूर चलाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और मज़े की बात यह है कि 90% से ज़ायद आवाम इससे आजिज़ हैं, तंग हैं। और हम गाहे गाहे ये कहते रहते हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोलते हैं, और हर सियासी जमात भी ये कह चुकी है, बल्कि फ़ौज की तरफ से भी यही पैगाम कई दफ़ा आया है कि आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस चीज़ को चेंज करें, जो चीज़ें तब्दील होने वाली हैं उनको करें। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि कभी भी ये सिर्फ बात की हद तक तो रहा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। और ये मैं क्यों कहने की पोजीशन में हूँ, चूँकि हम जिस जगह पे बैठे हैं, गरीब लोग, आम लोग, माड़े लोग, हम वो जुल्म सह रहे हैं। हमारे मुकदमात अल्तवा का शिकार होते हैं, हमारे मामलात फंस जाते हैं। हम उस यूज़र एंड पे बैठे हुए हैं जिसके ऊपर सारा लोड डाला जाता है। गलतियाँ ऊपर वाले करें, कारकर्दगी उनकी नाक़िस, कर्ज़े वो लें, अल्ले तलल्ले उनके जारी रहें, अय्याशियाँ उनकी चलती रहें, और फिर मुल्क के निज़ाम को मुआशी तौर पर स्टेबल करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग IMF से कर्ज़ा भी ये लें, और भुगतना किसको करना पड़े, कर्ज़ा वापस किसको देना पड़े, मुझे और आपको। तो ये पहले तो दाव चलता रहा, हम भी चुप करके सहते रहे। ऐसे ऐसा ये पूरा राइज निज़ाम अय्यार निज़ाम था, इसने हर सतह पर अपने बंदे गार्ड रखे हैं, जमा रखे हैं, जो झूठ बोलने के माहिर हैं या आधा सच बोलने के माहिर हैं। तो बस वो चल रहा था। लेकिन ये मशीन, ये स्ट्रक्चर चूँकि नहीं तब्दील होता, हमने कई हुकूमतें बदल के देख ली 90 की दिहाई से, मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ इसके ऊपर। हमारे नताइज इसलिए नहीं निकल रहे चूँकि कहीं और फॉल्ट था। ये बड़े दिल गुर्दे से समझने वाली बात है, और सारे अकाबरीन को सर जोड़ के बैठना होगा, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। मसलन अदल के निज़ाम को ले लें, हर साल एक लिस्ट बनती है, उसमें हमारा नंबर पहले 130 था, अब शायद इससे भी नीचे हम चले जाएं। शर्म का मुकाम है उस कौम के लिए जिसने इस्लाम के नाम पर आज़ाद वतन लिया था। और हम क्लेम करते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, और हमारा क्लेम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। लेकिन क्लेम जब तक एविडेंस के साथ नहीं होता, वो सिर्फ क्लेम है। आपको सबूत देना पड़ता है कि जो आप दावा कर रहे हैं उसकी सदाकत मौजूद है। मैं कहता रहा हूँ कि कुरान में ये लिखा है, हदीस ये कहती है, और मुसलमान ये होते हैं, लेकिन उस दावे के सबूत में मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो, मेरी कारकर्दगी उस तरीके से ना हो, या जिस इलाके में या ख़ानदान में मैं रहता हूँ उसकी कारकर्दगी वो ना हो, तो मेरा दावा बेकार हो जाता है। हम दावा तो कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? क्या कोई मकरूज़ मुल्क ये कह सकता है कि वो आज़ाद है? आप कभी कर्ज़े में अगर दब गए हों तो आपको पता है आप आज़ाद नहीं रहते। फिर आपको हर जगह से इंस्ट्रक्शंस आ रही हों तो क्या आप आज़ाद हैं? आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना कर सक रहे हों, बड़े बड़े काम, तो क्या आप आज़ाद हैं? आप अपने
मुल्क के राइज निज़ाम में देख लें आप कितने की आज़ाद हैं, मीडिया कितना की आज़ाद है, सच बोलने की कितनी की आज़ादी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आलमी बरादरी में कितने की आज़ाद हैं। क्योंकि वही माइंड सेट जो है ना ईवल का, वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तीसरी दुनिया के ममालिक कहा जाता है, उसका अलमिया ये है कि वहाँ सारे राइज निज़ाम को, स्ट्रक्चर को इतना वीकन किया गया, और वहाँ पे उन लोगों को जिन्हें करप्ट भी उसी राइज निज़ाम ने मशहूर किया, और उस राइज निज़ाम में कुव्वत इख्तियार वालों ने करप्ट, लेकिन करप्ट मशहूर करवाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई करप्ट भी है, या इसका ये भी मतलब नहीं कि कोई करप्ट नहीं है। लेकिन इसका फैसला कहीं और से होता था कि जब हम कहें कोई करप्ट है तो सारी कौम आमीन कह दे और कहे कि वो करप्ट है, मीडिया भी कहे कि करप्ट है, और तकरीरों में भी कहा जाए कि करप्ट है, पूरा टब्बर चोर है, दिन रात यही मंत्रा पढ़ा जाए, यही वजीफ़ा पढ़ा जाए। और फिर जब हम चाहें कि वो करप्ट नहीं है तो फिर आप पूरी कौम जो है ना वो ये कहना शुरू कर दे कि वो करप्ट नहीं है, और मीडिया भी कहना शुरू कर दे कि वो करप्ट नहीं है। ऐसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों। अब जिन्हें करप्ट कहा जाता रहा वो भी जब इक़्तिदार में आते हैं तो उन लोगों का मुहासबा नहीं करते जिन्होंने उनको खाम खा में करप्ट मशहूर करवाया था। वो डंडी मारते हैं, क्योंकि वो भी कमज़ोर हैं, बशरी कमज़ोरियाँ उनके पास भी हैं। और वो जो कौम तैयार होती है इस नैरेटिव के साथ, वो जो बच्चे टीन एज से एडोलिसेंट पीरियड में चले जाते हैं, वो सवाल करते हैं। हम जैसे असातिज़ा, मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट सवाल करते हैं, और कई दफ़ा तो मजाक उड़ाते हैं कि सर आप जज्बाती बातें करते हैं, कौन सा निज़ाम। तो खला पैदा हो जाता है कि 4-5 साल 8 साल तक आपने पूरा एक नैरेटिव बनाया और यकदम आपने उसका यू टर्न लेके आप उसको कहते हैं कि आप ये चीज़ करप्शन नहीं है। और अदालतें, वही अदालतें जिसमें उन पे मुकदमात चल रहे हैं, जिस पे उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है या होती है, उन्हीं अदालतों से वो बरी हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं राइज निज़ाम के। तो ये तवील अरसा ये चलता रहा। 90 की दहाई में भी ये हुआ, वो आगे वो चले गए, वो आगे वो चले गए, इनको भेज दिया उनको ले आए, उनको भेज दिया उनको ले आए। तो हमें तो पता ही नहीं चलता था, एक लगा बंदा नैरेटिव था, एक तरफ की चीज़ थी, चल सो चल। लेकिन आज 21वीं सदी में 2023 में मैं और आप बैठ के सोचें, वतन अजीज़ घुटनों के बल गिर गया है, घुटनों के बल हम गिर गए। हम इनकी तकरीरें, इनके जलसे जुलूस, इनकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कब तक सुनते रहेंगे। भुख भांगड़े पांदी, ये कौमी खजाना खाली है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें हमें हर बंदे ने बताया कि जी खुदा का दिया सब कुछ है, ये मिनरल भी हैं और वो मिनरल भी हैं, पानी हमारे पास है, 12 मौसम हमारे पास हैं, हर किस्म की ज़रूरी मुल्क में हर किस्म की फसलें उगती हैं, सारी अजनास हमारे पास मौजूद है, फल हमारा इतना है कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। वो मुल्क गरीब, वो मुल्क मकरूस। दूसरे नंबर पे अदल का निज़ाम मैंने आपको बता दिया, बेड़ा गर्क होकर रह गया हुआ है। अदल मिलता ही नहीं, क्योंकि हम सहरे हैं। उन्हें मिलता है जो 2% हैं, उन्हें तो मिल जाता है घर में बैठे हुए भी, इतवार के रोज़ भी, रात को 2-2 बजे भी मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। हमारे स्कूलों की हालत ज़ाहिर आप देखिए, कोई हुकूमत ऐसी आई हो जिसने ये निज़ाम, दोहरा निज़ाम तालीम बदली किया हो। दरमियान में जज्बाती सी कोशिशें होती हैं और ये जा और वो जा, जिसकी वजह से मैं हमेशा मुखालफत में रहता हूँ कि आप ये नाम रखते क्यों हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत कार्ड और इंसाफ कार्ड। आप अपने नाम के साथ जब ये टैग लगाते हैं ना, तो ये जब ये चल रहा था निज़ाम, तो मैंने उस वक्त कहा, और किसी ने मेरी मुखालफत की कि नहीं नहीं ये तो चलता रहेगा। तो मैंने कहा यार, मुल्क के जो नेशनल लूप है उसमें प्रोग्राम शुरू होने चाहिए। जब सियासी निस्बतों के साथ कोई वेलफेयर का प्रोग्राम शुरू होगा तो वो सियासी जमात मंजर आम से हटी, वो तख्ती उतर गई, वो प्रोग्राम रुक गया। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को अपने इलाके में जानता हूँ जिन्हें सेहत कार्ड से फ़ायदा हुआ और आज तक वो इसकी तारीफ़ें करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कई लोगों के घरों के चूल्हे जले हैं, हज़ार लाखों लोगों के। ये अच्छी स्कीम है, मैं हर उस स्कीम के हक़ में होता हूँ जो जिससे लोगों को किसी भी तरह का फ़ायदा हो, लेकिन ये दूर रस नहीं होते। इनके अल्टीमेट बेनिफिट जो है ना वो सियासत की तरफ चले जाते हैं। तो राइज निज़ाम में ये सकम थे। तो हमारा तालीमी निज़ाम ज़बूहाली का शिकार है,
अपने अपने इलाके में ज़रा देखिएगा, अपना कौम का किरदार तो वाज़े है ना, कौम को भी बनाया जाता है, उनको सिविलाइज्ड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग, सिविक ट्रेनिंग दी जाती है। किसने देनी थी? असातिज़ा ने। असातिज़ा को इस कदर मुआशी तौर पर इन्होंने सप्रेस कर दिया हुआ है कि वो उस्ताद जिसने 6-7 लेक्चर भी लेने हैं, उसने दर्जन भर क्लासों की कापियाँ भी चेक करनी है और उसने दाखिले भी करने हैं, उसने रजिस्ट्रेशन भी करनी है, चूँकि क्लैरिकल स्टाफ छुट्टी पर है। यह क्लैरिकल स्टाफ का ये काम ही नहीं है, ये तो उस्तादों का काम है, क्योंकि वो उन पर एतबार किया जा सकता है। फिर फ़लाँ ड्यूटी आ गई है, उस्तादों को लगा दो, फ़लाँ जगह पे आना है उनको लगा दो। क्यों? क्योंकि जी बड़े गोश्त स्कूल हैं और ये है और वो है, बड़े जशीले से वज़राए तालीम आते हैं और झाग की तरह बैठ जाता है वो जोश। ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं आए, बड़े बड़े आए, हफ्ता 10 दिन महीना और जोश ठंडा। क्यों? चूँकि राइज निज़ाम है, बनाए इस तरीके से गया है कि यहाँ पे कोई काम कर ही ना सके। फिर आप अपनी सफाई सुथराई को देख लें, गटर उबल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया जहान के डॉक्टरों से पूछ लें, खुद रिसर्च करके देख लें, दुनिया की 99.99% जो बीमारियां ना उनका ताल्लुक पानी के साथ है। वतन अजीज़ पाकिस्तान के सारे सूबों में घूम फिर के देखिए किस कदर पानी आलूदा हो चुका है। फिर पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज पे आ रही है, हमने उस पर क्या तैयारी की है? अलगर्स हर जगह पे, पूरे हर बंदे को पता है, जो वज़ीर आज़म होता है या जित सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें, सबको पता है कि करप्शन नीचे तक है, नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक काम होता ही नहीं जब तक फाइल के साथ पहिए नहीं लगते। कभी इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि ऊपर तक यही चल रहा है। ये जो नीचे 200-200, 400-400, 500-500 रुपया दे के आप काम करवा रहे हैं ना, ये ऊपर तक इनका हिस्सा है, कैसे वो बदली करेंगे? फिर सबसे बड़ी बदबख्ती जो राइज निज़ाम की है कि इतने मोतबर इदारों को भी पोलिटिसाइज कर दिया। आप ब्यूरोक्रेसी को ले लें, कायद-ए-आज़म के क्या फरमूदात थे, उनके बारे में क्या तकरीरें की थी, लेकिन जी ये मेरा बंदा है और ये तेरा बंदा है, ये नून लीग का बंदा है, ये पीपल पार्टी का बंदा है, ये पीटीआई का सपोर्टर है, इसको सखर भेज दो, सखर वाले को इधर भेज दो, ये आईजी मेरा है, ये आईजी उसका है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एसएचओ तक लगाए जाते हैं अपनी मर्जी के, प्रिंसिपल अपनी मर्जी के लगाए जाते हैं, डीन्स और वाइस चांसलर्स अपनी मर्जी के लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल बुनियादों पर हेड मिस्ट्रेसेस आ रही हैं और हेड मास्टर आ रहे हैं। ये है राइज निज़ाम का असल नक्शा। तो इस राइज निज़ाम को, इस ढांचे को कभी तब्दील नहीं किया गया। इस राइज निज़ाम को अगर तब्दील नहीं किया जाता तो बुजुर्ग कह गए हैं कि आप और 200 साल लगे रहें, हराम की इनपुट है तो हराम की आउटपुट निकलेगी, जब तक इस ढांचे को नहीं बदली किया जाता। क्या हमारे पास कुरान नहीं? ये पढ़ा हुआ, हर घर में कुरान मौजूद है, अहादीस मौजूद नहीं है, सारे मसलकों के पास अहादीस मौजूद है। क्या फ़िका नहीं है? फ़िका मौजूद है, जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है। क्या उलमाए कराम नहीं है? मौजूद है। क्या पीराने कराम नहीं है? मौजूद है। मशाइख नहीं है? मौजूद है। खानकाही निज़ाम मौजूद नहीं? मौजूद है। इस सारी खूबसूरत चीज़ों के होते हुए मुसलसल हम जवाल का शिकार क्यों हैं? कहीं तो गलती कर रहे हैं ना, और गलती यही है, मैंने आपको बताया कि हमारा ढांचा, हम उसको बदलने की जुर्रत नहीं करते। उसको आप बदलना चाहेंगे तो एक शोशा उठेगा कि ये आइन के खिलाफ साजिश हो रही है जी, आइन वही चलेगा 73 में। भाई ये क्या, कहाँ पे लिखा हुआ है? किसी मोतबर इंसान ने फरमाया था किसी दौर में कि कुरान और हदीस नहीं होते ये सियासी मुआहदे। तो आइन को भी आप क्या अनमिट कर दिया है आपने, इसको गैर मुतबदल हो गया। फिर यह है कि आइन अगर बहुत अच्छा भी आ जाए, ये दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ, तो अमल किसने करना है? तो नफाज में फेल, इसमें मैं कई दफ़ा लाइव सेशन कर चुका हूँ। इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर है, ब्लेम शिफ्टिंग होती रहती है, इस अदारे का कसूर है, उस अदारे का कसूर है, उस अदारे का कसूर है, जिसकी वजह से मैं बड़ा सख्त स्टांस लेता हूँ फ़ौज के हवाले से, और राइटली सो। देखिए, मैं जब लिखता हूँ फ़ौज के बारे में तो बड़े यकीन के साथ लिखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी पैदाइश छावनी में है, मेरा बचपन छावनी में गुजरा, स्कूलिंग छावनी में हुई है, मैट्रिक तक मेरा कैंटोनमेंट के साथ वास्ता रहा है, मैट्रिक तक, और उसके बाद भी कुछ अरसा। तो मैं फ़ौज को अंदर से जानता हूँ, बड़ा डीप जानता हूँ। आपकी सोच है कि मैं कितना डीप उसको जानता हूँ।
इसलिए मुझे पता है कि फ़ौज क्या है और कितनी मोतबर है और कितनी बावकार है और किस कदर इनसे लाड किया जाना चाहिए। लेकिन एक ख़ास किस्म का रवैया, ये जो इंटरफेरेंस का रवैया है, ये हिपोक्रेसी को जन्म देता है। ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, हर लेवल की ब्यूरोक्रेसी, हर किस्म की अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट। और आपको याद है मैंने लाइव सेशन किया था कि आई एम ओके विद मिलिट्री डिक्टेटरशिप। जो भी निज़ाम हो 100% होना चाहिए। आपने मार्शल लॉ लगाना है, 100% खुल के सामने आए, लोग खुश हो जाते हैं। मुशर्रफ साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके इब्तदाई 2-2.5 साल किस तरह बिज़नेस फ्लरिश कर गया था। ज़िया उल हक साहब का आप ज़माना शुरू का देख लीजिए। कोई भी निज़ाम हो ना खालिस हो, ये जब हम उसमें टोटे लगाना शुरू कर देते हैं ना कि सामने कुछ हो पीछे कुछ हो, यानी वो आधा तीतर आधा बटेर, तो इन वो अकबर अल आबादी मुझे याद आ गया कि मुज़क्कर ही को कहते हैं, मुअन्नस शी को कहते हैं, मगर हज़रत मुहन्नस है ना हीयों में ना शीयों में। तो मकसद ये है कि आप निज़ाम है क्या, मलगूबा तैयार कर दिया हुआ है। इधर से इस्लाम का एक वो लगा दिया, उधर से यूरोपी वो लिबरल भी लगाना है, उधर से सूद भी लगाना है, उधर से ज़कात भी लगानी है, इस्लामी वफाकी शरई अदालत भी ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट भी ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं, हम ये तय ही नहीं कर सके कि हमने निज़ाम को बनाना क्या है। जिन कौमों ने तय कर लिया है ना, कुछ कौमों ने तो मज़हब से जान छड़वा ली, वो भी कामयाब हो गए, उन्होंने भी एक समत का तयन कर लिया। हम आज तक ये फैसला कर ही नहीं सके और ना हमें करने दिया जाता है, वो जो पहले हमने डिस्कस किया कि हमने जाना क्या है, हमने बनना क्या है, हम इस्लामी जमहूरिया हैं, हम क्या चीज़ें हैं। तो फिर अगर कोई कौम को समत देना चाहता है तो उसमें फितना परवर खड़े होंगे और बाज़ का उस बंदे को हीरो को ज़ीरो बना दिया जाएगा, ज़ीरो को हीरो बना दिया जाएगा। ये राइज निज़ाम इंतहाई अय्यार और मक्कार है और जिनको और जिनकी नस्लों को और जिनकी फसलों को इससे फ़ायदा हो रहा है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे ये ढांचा तब्दील हो। मुल्क भाड़ में जाता है तो जाए, घुटनों के बल गिरता है तो जाए, खाकम बतहन। आप देखिए तो सही मुल्क के साथ हुआ क्या है। इतना अजीम तोहफा नेमत खुदाबंदी क्या कर दिया उसका हशर। तकरीरें सुनने बैठो और इनकी खुशगपियाँ और खुशफहमियाँ और इनकी उम्मीदें देखो तो पता पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान को हम ऊपर ले जाएंगे। यही सुनते सुनते हमारे बुजुर्ग कब्रों में चले गए और यही सुनते सुनते हम कब्रों में जाने की तैयारी किए बैठे हैं। हमारे बच्चों को भी यही पाकिस्तान मिलेगा क्या, जहाँ सिर्फ खाली वादे दावे खोखले? नहीं, ऐसा नहीं। आर या पार करना होगा, आप कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी ना इसके लिए। ये इस राइज निज़ाम की बदबख्तियों को, इसकी लानतों को समझें, अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर यही स्ट्रक्चर रहा हम हमेशा महकूम रहेंगे, हम हमेशा मजबूर रहेंगे, हम हमेशा मगलूब बना कर रखे जाएंगे। कर्ज़ अशराफिया लेगी और उनके असासे बढ़ जाएंगे, उनके कारोबार बढ़ जाएंगे, वो बाहर के मुल्कों में सेटल हो जाएंगे, लेकिन हमें मजबूर कर दिया जाएगा कि हम अपने मुल्क में भी ना रह सकें और बाहर भी ना जा सकें। और हमें थोड़ा थोड़ा पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की तरह दाना डालने की रस्म जो है ना वो बरकरार रखी जाएगी। तो ये जो बर्तरी और कमतरी है ये अफरातो तफरीत है। राइज निज़ाम इंतहाई अय्यार है, ये या आपको बर्तरी की तरफ ले जाएगा कि आप सबसे अच्छे हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले लाइव सेशन में एक बताया था कि जिन कौमों को ये जोम था ना कि वो बड़ी लाडली कौमें अल्लाह की, वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, उजड़ चुकी हैं। हम आजमाइश से गुजर रहे हैं। हमें भी यही कुछ बताया गया कि हम जैसा तो है ही को नहीं, हम इंतहाई सुपर्ब हैं। देखिए मैं भी ये कहता हूँ, ये कुरान है ना, बेमिसल किताब है, ला रैब किताब है। इसके अंदर इस किताब के होते हुए एक ऐसा निज़ाम, राइज निज़ाम जिस पे शक ही शक है, तो इसका मतलब कि कुरान कहीं और खड़ा है, राइज निज़ाम कहीं और खड़ा है। और जो इस राइज निज़ाम के हक़ में है, या वो कुरान को जानते नहीं, या कुरान को जानते हुए जानबूझकर इस राइज निज़ाम के हक़ में तकरीरें करते हैं, जिसमें ना अदल है, ना तालीम है, ना सेहत है, ना रोज़गार है, बुनियादी इंसानी हकूक़ तक। तो या तो आप इसको आमरीत डिक्लेयर कर दें, आई एम ओके विद इट, मुझे पता है एक ही निज़ाम होगा तो उसमें फ़ायदे होंगे। आप नॉर्थ कोरिया में चले जाएं, देखिए ना,
और अगर ये जमहूरियत है तो फिर इसको फॉर गॉड से एक जमहूरियत रहने दें। जब कौमें एक समत का तयन कर लेती हैं, यहाँ से शुरू हो जाए कि हम साया मुल्क कहाँ पे एज ले गया, उन्होंने एक निज़ाम, एक समत का तयन कर लिया और उसके उनको समरात मिले हैं। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे निकले, चूँकि वहाँ पे ये लेग पुलिंग नहीं होती, वहाँ पे कुव्वत व इख्तियार के ऐवानों में इस तरीके से खींचातानी नहीं होती, वहाँ पे पावर गेम इस तरीके से नहीं है जैसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से हो रही है। तो बड़ों को मिल के बैठना है। बड़ों ने ही मुल्क बनाया था, नौजवान तो उनके साथ चलते हैं। तो नौजवान पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि जितना मर्जी मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए, लोग तय कर बैठे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं इंतहाई आखिरी सफ़ों में, वो जैसे एक बंदा होता है ना जिसको बहुत बाद में गुस्सा आता है, बहुत बाद में, मैं इस कदर फील कर रहा था कि मेरे जैसा बंदा भी ये सोचता है कि यार काश काश मैं भी चला जाऊं यहां से। फिर टाइम लिया, सोचा, रिव्यू किया बहुत सारे मामलात इस, और कहा कि नहीं, कब तक हम ही भागते रहेंगे, हमेशा हम ही तो भागते रहे। ये 2% कभी इनको भी तो भागने का मौका दिया जाए, इन्हें भी तो इस कदर मजबूर करें कि इनको और कुछ ना सोचे और ये हमारे हक में बोलना शुरू कर दें। ये इस कदर इसी निज़ाम में इस कदर ताकतवर हो गए हैं कि कानून को कुछ नहीं समझते। अच्छा, ये चंद लोग हैं। अब इसकी वजह से जिसके सीने में बोगस है वो जी फौज ऐसी है और फौज वैसी है, अफरातो तफरीत आ गया ना, फौज ऐसी है और फौज जैसे। निज़ाम अदल अगर बहुत ज़्यादा बेकार हो गया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पूरी अदलिया को ये कहें। बड़े बड़े अच्छे मायनाज जज हैं जो इस फिक्र में है कि यार किस तरीके से, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान हैं जो इस फिक्र में है। फौज का तो मैंने आपको बताया, मेरे घर की बात है, मुझे पता है कि वो किस तरह तड़पते हैं इस वतन के लिए। देखिए, उनका ठीक है, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, नेचर ऑफ जॉब, लेकिन कुर्बानियाँ वो उनकी लग रही हैं। मेरे अपने हाथों से निकले हुए स्टूडेंट हैं। जब आपके अपने स्टूडेंट शहीद होते हैं ना, 18, 19, 20, 21, 22 साल के नौजवान, लग पता जाता है। बात करनी बड़ी आसान है, लेकिन कहीं से माइन फट गई, कहीं से सीधी गोली आई, कहीं से ब्रस्ट आया, वो जवान सीने जिनकी अभी शादियां भी होनी है ना, वो ऐसे छलनी हो जाते हैं इस वतन के लिए। अपने अपने कमरों में, ड्राइंग रूमों में, लैपटॉपों के ऊपर, मोबाइलों के ऊपर एक प्रोपेगेंडे का शिकार होकर बात करना बहुत आसान है। तो उस माइंड सेट को समझें जो ये चाह रहा है। तब्दीली ये आई है और मैं खुद ज़ाती तौर पर ये महसूस करता हूँ। पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि पहले जो बातें बाहर से होती थी उसका मुकाबला हम कर लिया करते थे, अब हरकतें अंदर से कुछ ऐसी हुई हैं, मेरे जैसा बंदा भी चुप करके पीछे हट गया कि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इदारा बार बार इदारे से, यानी इल्ज़ाम आ रहा है ऊपर, फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस कदर नैले दैले रिप्रेजेंटेटिव्स कि वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर सके। नालायक पे नालायक, नालायकी पे नालायकी, ब्लंडर पे ब्लंडर, अब हर चीज़ के ऊपर इशारा उन्हीं की तरफ जा रहा है। ये है फेलियर उस पॉलिसी का जो बनाई गई, और इसके ज़िम्मेदार, इसके गुनाहगार और मुजरम वही चंद लोग हैं जिन्होंने पाक फौज को और अवाम को आमने सामने ला खड़ा किया है। कब तक ये डंडा डोली होगा, कब तक ये राइज निज़ाम क्या जुल्म और सितम जारी रखा जाएगा। पहली दफ़ा मैंने वो जो एक बॉन्डिंग थी ना, बॉन्डिंग ट्रस्ट के ऊपर थी, वो ट्रस्ट डेफिसिट देखा है। पहली दफ़ा मैंने शैटर होते हुए देखा है। पहली दफ़ा वो नौजवान जो लाखों की तादाद में वॉलंटियर्स थे और सोशल मीडिया पे हर किस्म के प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ वो हमेशा फर्स्ट, पहली दीवार वो बनते थे, क्योंकि इनको ख़रीदा नहीं जाता। ये नौजवान है, मन मस्ती और मनमोजी लोग हैं, अपने शऊर के साथ वो चलने वाले। वो नौजवान, वो पूरी लाखों की तादाद, वो जो नौजवान थे जो लड़ रहे थे नज़रियाती फ्रंट पे, उन्हें पीछे धकेल दिया। साजिश किसने की है? उन चंद बंदों की तलाश इंतहाई ज़रूरी है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है, जिन्होंने इस कदर मोतबर इदारे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जिसको हम कई दिहाइयों तक बमुश्किल कंट्रोल कर पाएंगे। फिर मैं वापस आता हूं, इसी वजह से नौजवान प्रेशर में है।
ये नहीं कि हमें कुछ जेलसी या अल्लाह माफ़ करे, हम खुश हैं उनके लिए कि उन्होंने पहले गूगल पे भी, याहू पे भी, फेसबुक पे भी और दीगर जगहों पे बड़े उन्होंने, उनके सीईओज़ भी पहुंचे हैं। दीगर मुल्कों में भी वो बहुत आगे उन्होंने एडवांसमेंट्स की हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ मानने वाली है ना, उसको मानना, इसी में इंसानी अजमत है। मैं मानता हूँ ज़ाती तौर पर चंद्रयान 3 पे उनको बिलाशुबा उनको मुबारकबाद देनी चाहिए और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, हमारा हमसाया मुल्क है, हम जुड़े हुए हैं इस तरीके से। हमारी जब कोई कामयाबी होती है ना, तो इस बात पे जलने कुड़ने वाले उधर भी बहुत हैं। उनका मीडिया भी झूठ बोलने का माहिर है, हमारा मीडिया भी झूठ बोलने का माहिर है। उनकी कामयाबी की बात जब हो रही होगी ना, मैं अब कभी कभी सोचता हूँ, बल्कि अभी रात को भी सोच रहा था कि अगर खुदा न खास्ता चंद्रयान 3 नाकाम हो जाता तो जितनी मीम्स बननी थी, ये आपकी सोच है, मजाक उड़ाना था हमने। हालांकि उस वक्त भी हमें यह सोचना चाहिए था कि यार एटलीस्ट दे ट्राइड। देखिए, जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह के मज़ाहिर हैं, चांद भी अल्लाह ने बनाया ना, अल्लाह ने मौका दिया ना उनको लैंड करने का। यही अल्लाह का निज़ाम है, जो कोशिश करता है अल्लाह के निज़ाम में उसको उसका अजर मिलता है, उसको सही के मुताबिक नतीजा मिलता है। अगर कोई मोमिन या मुसलमान भी मेहनत से पीछे हटेगा, नतीजा नहीं निकलेगा। ये सहूलत तो पैगंबरों को हासिल नहीं थी। पैगंबरों को खंदकें खोदनी पड़ी हैं, मुश्किलात का शिकार होना पड़ा है, पसीने बहाने पड़े हैं, खून बहाना पड़ा है, तब जाके नताइज निकले हैं। ये मादी दुनिया है। मादी दुनिया में कामयाबी के लिए और ही वजीफे चलते हैं। तस्बीह किसी और दुनिया का इस्तारा है, तस्बीह रूहानी मामला है। इसको रूहानियत के साथ, ये नहीं कि आप तस्बीह पढ़ते रहें और सुबह केमिस्ट्री में नंबर बड़े अच्छे आ जाएंगे। अरे नहीं बाबा, केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री का वजीफा करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का जिक्र, जिस पे मैं अक्सर कहता हूँ, और वो बात बड़ी मशहूर होगी कई ख़ानदानों में, मेरा नाम लेके वो कहते हैं भाईजान ये कहा करते हैं कि एक तो वैसे नालायक हैं, ऊपर से कहते ने ए मेरे मुंडे ते किसी ने कुछ कर देता है। कुछ नहीं किया वो मार्क जकरबर्ग पे क्यों नहीं कुछ होता, एलन मस्क पे ब्लैक मैजिक क्यों नहीं हो रहा, या हमारे बड़े बड़े यहाँ पे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं एलीट क्लास के, उन पे क्यों नहीं तवीज़ असर करता। वो मिडिल क्लास महरूमियों का शिकार क्लास, उनके ऊपर नैले दहले नखट्टू, और मेरे तो किसी कुछ करता है जी काला जादू हो गया। मैं तो बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद करता हूँ। और स्पोर्ट में मैंने आपको बताया कहाँ से स्पोर्ट आएगी, पिछले लाइव सेशन में बताया था। दुनिया के अंदर मुसलमानों के जवाल की जितनी भी शक्लें इस वक्त मौजूद हैं ना, उसको स्पोर्ट करने के लिए या खुशफहमी का शिकार होने के लिए उसको रवायात के साथ जोड़ा जाएगा। आप उठाकर देख लीजिए तारीख, वहाँ से गुंजाइश निकाल ली जाएगी। और जब कौम को ये लगे ना कि नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, फिर वो कौम कभी ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए चंद्रयान 3 पे मैं ज़ाती तौर पर भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये भी समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास मौजूद हैं जो उनके पास नहीं है। तो इसलिए नौजवान जो है ना, वो ना अपने आप को बरतरी की तरफ ले जाएं, ना अपने आप को कमतरी की तरफ ले जाएं। ये एक अच्छा कंपटीशन है। हमसे तो अभी गली मोहल्ले के यहाँ लड़ाइयाँ पता है किस बात पे हो रही हैं कि यहाँ पे मेरा वो तख्ती लगेगी कि उसके नाम की तख्ती। यहाँ तो गलियाँ खोद के तो उनको छोड़ दिया जाता है ताकि इसकी गालियाँ फलां सियासतदान को पड़ें। यहाँ बेईमानियाँ चलती हैं, धोखा चलता है, धन और धजल और फ्रेब, साफ किस्म का निज़ाम है ये। अय्यार और मक्कार कब तक ये करते रहेंगे। मैंने आपको बताया, मैं हमेशा ये कहता हूँ सारी बातें मान लेते और मानते आ रहे थे। राइज निज़ाम ने जो नतीजा निकाला है, जिस तरीके से हम मुतासर हुए हैं, और इनकी रूटीन मुतासर नहीं हुई। इनके घर में वही अय्याशियाँ चल रही हैं, इनको वही पहरेदार मिले हुए हैं, वही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मैं हैरान हूँ, एक गरीब और मकरूज मुल्क के वज़ीर आज़म की तो शर्ट भीगी होनी चाहिए, उसको तो ग्रे कलर की और इस तरह की टी शर्टें पहन के पसीने में शराबूर उसको होना चाहिए, और उसको दिन रात काम करना चाहिए उसके ऊपर। यहाँ आते साथ ही पहले फ़ोटो सेशन होने, टाइयाँ लगा के, यार पता चलता जी विद इन 6 मंथ्स गर्दन भी इतनी मोटी होगी, रंग सुर्खों सफ़ेद हो गया। इसका मतलब उन्हें टेंशन कोई नहीं। आप देखो ये 16 महीने जो गुजरे हैं, अवाम किस जहन्नुम में जली है। कभी किसी ने आके ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा, किसी ने दिलासा नहीं दिया, आपस में ही बस वो चलता रहा। कोई कौम का दर्द है किसी के सीने में?
मीडिया के सामने मैंने तो आपको रिक्वेस्ट की थी, और मेरी प्रोफाइल आप देख लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बल्कि कोई बंदा भी शेयर करता है ना, तो मैं उसको भी अनफॉलो कर देता हूँ कि ये मेरे आराम में खलल कर रहा है। झूठ झूठ बोलने वाले मीडिया को आप क्यों सुनेंगे? मैं झूठ इसलिए कहता हूँ कि वन साइडेड जब बात होगी ना, तो बच्चा बच्चा ये कह देगा कि गड़बड़ हो गई है। दोनों तरफ का नैरेटिव हो ना, तो फिर इंसान सोच सकता है कि अच्छा जी ये ठीक है, ये वो। आप एक नैरेटिव को दबाई जा रहे हैं, एक ही बात को दबाई जा रहे हैं, और ताकत के जोर पर आप उसको, यही चीज आपके नुकसान में चली गई है कि आपने इस कदर इसको इमेज बिल्ड करने की कोशिश की कि इमेज डिस्टार्ट हो गया। इस तरह इमेज बिल्ड नहीं होता। कुर्बानियों के साथ इमेज बिल्ड होता है, सच्चाई के साथ इमेज बिल्ड होता है। मुझे ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा दुख उस मोतबर इदारे के की साख मजरू होने का है। और मुझे इसमें इस बात पे कोई शक नहीं कि इस मर्तबा शुरुआत उनके अपने अंदर से हुई है। मैं तो बड़े अला लिलान इस बात का इजहार करता हूँ, क्योंकि इस वतन से मेरा इश्क है। मुझे जो समझ आती है, जितनी मेरी मालूमात होती हैं, मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। इसलिए मैंने कभी नाम लेकर किसी बंदे को या किसी ओहदेदार को मुखातब नहीं किया, चूँकि मेरे पास इतनी मालूमात नहीं होती, ना ही मैं किसी प्रोपेगेंडे का शिकार होता हूँ। तो मैं जो महसूस करता हूँ और यूज़र एंड पे जो देख रहा हूँ, मैं वो देखें ना, आपकी टूटी में पानी नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे ना मेरी टूटी में पानी नहीं आ रहा। ये टंकी के खिलाफ साजिश नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ कि टूटियों में पानी नहीं आ रहा। लोग तरस रहे हैं, लोग दुखी हैं। मैं फील्ड वर्कर हूँ, शादी ब्याह पे, गमी खुशी में बंदा शिरकत करता रहता है। जीटी रोड पे सफ़र करता है, वैनू में भी मैं सफ़र करता हूँ, चिंगची पे बैठता हूँ, रिक्शा में बैठता हूँ, कभी कभी किसी आम से होटल पे बैठ के चाय भी पीता हूँ। मुझे पता है लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो डर और खौफ का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि लोग आपके हक में हो गए, बल्कि पहली मरतबा ये महसूस कर रहा हूँ कि वो जो एक ट्रस्ट की बॉन्डिंग चल रही थी, वो इंतहाई बुरे तरीके से डैमेज हो गई है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है, वो अपना फ़ायदा हासिल करना चाहता है। क्या आप अदालतों से मुतमईन हैं? लोगों से पूछ कर देखिए, नहीं है। क्या आप अपने मीडिया को सच्चा समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते। ये मीडिया के बारे में जब ये राय कायम होगी, तो किसका नुकसान होगा? पूरी कौम का नुकसान होगा, क्योंकि मीडिया इंतहाई पावरफुल और इफेक्टिव एक मीडियम था। लेकिन क्या इमेज रहा अब उनका? उनकी मजबूरियां हैं। वो कल को सिचुएशन बदलेगी, वो नए प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, फिर वो तबका देखना शुरू कर देगा, और कोई और तबका जो है वो कह रहा होगा। नहीं, इस तरह कब तक ही करते रहेंगे? तो बर्तरी और कमतरी दोनों से निजात हासिल करें, अफरात और तफरीद से बचें, और मियाना रवि और एतदाल की तरफ आएँ। यह बड़ा ज़रूरी है। होप मैंने बिल्कुल कमेंट की तरफ नहीं देखा, मैं चाहता था आई कांटेक्ट मेरा रहे आपके साथ। मुझे अक्सर लोग मना करते हैं कि यार शाह जी थोड़ा हाथों ला रखा करें। मैंने कहा यार कुर्बानियाँ थी इस वतन के लिए। दादाजी ने गोली खाई हुई है, मेरे वालिद साहब ने 2 जंगें लड़ी हुई हैं इस वतन के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी दे। गाजी का बेटा हूँ, कैंटोनमेंट में पला बढ़ा हूँ। मुझे पता है वो इदारा कितना अहम है। मैं जानता हूँ वहाँ कितने तहज्जुद गुजार नेकोकार इंसान मौजूद हैं। इस वतन के लिए तड़पने वाले खूबसूरत बच्चे वहाँ पे भर्ती होके जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ उस माइंड सेट को क्रिटिसाइज़ किया करें और मुहज़्ज़ब अंदाज में किया करें। अब कोई उठेगा, शुरू हो जाएगा, ISI के हवाले से बातें करना शुरू कर देगा। जानते भी हो ISI के बारे में कि ISI क्या है, या किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार हो के एक सबसे मोतबर एक इदारा, उसके बारे में आप बात करना शुरू कर दोगे। जहाँ गलतियाँ हैं, जहाँ रवैये गलत हुए हैं, वहाँ पे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें और मत डरें। यह राइज निज़ाम का काम ही है कि वो डर खौफ पैदा करता रहे। कब तक डरते रहेंगे हम घर में बैठे हुए भी नहीं सोचते, तंग सारे ही हैं। आप देखो ना, बिल जला रहे हैं ना, ये बिल, ये इलाज है हमारा। चले गए अगले, हम कुर्बानियां देते रहे, बड़े बड़े आए, सुकून के साथ चले गए। किसी ने जजीरा ले लिया, कोई किधर चला गया, कोई किधर। उनकी यहाँ होते हुए उनकी नस्लें बाहर पढ़ रही हैं। मैंने और आपने यहाँ पब्लिक स्कूलों में पढ़ना है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, हम गवर्नमेंट के साथ चलते हैं। ये तो गवर्नमेंट जो ऊपर बैठे हो ना, ये उड़ जाएंगे, ये फ्लाई कर जाएंगे। हमारी ज़मीनों का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी जो कौम की तरबियत थी, तहजीब थी, जो अखलाकियात थी, उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो कौन करेगा इसको सही?
सिर्फ राइज निज़ाम को तब्दील कर लिया जाए तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कोई आम सफ़ेद पोश इंसान इस इलेक्ट्रल सिस्टम में ऊपर आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कोई सच बोलने वाला ऊपर आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कितनी मजहबी इस्लामी जमातें हैं, कब से मेहनत कर रही हैं, लोग तो उनको सुनना भी नहीं चाहते। 2-4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें, क्यों? और वो भी सवाल करते रहते हैं कि हमें क्यों नहीं मुंतखब किया जाता, हम तो खिलाफत राशिदा के रोल मॉडल पे आना चाहते हैं। कौम का जो माइंड सेट तैयार किया गया है ना, शॉर्ट टर्म फ़ायदे वाला, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और इसलिए हमें इस कदर तकसीम कर दिया गया कि पहले एक जमात खड़ी होती है तो बाकी उसकी मुखालफत में, फिर दूसरी खड़ी होती है तो वो भी अब बदला लेते हैं। यही कुछ हुआ। अब पुरानी तारीख उठाकर देख लीजिए, किसी दिन खुलेगी यह तारीख भी कि धरने क्यों हुए थे, वाज़ेह तौर पर खुलेगी। राइज निज़ाम को तब्दील करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना एक दूसरे की सियासी मुखालफत, कोई पटवारी बन गया, कोई यूथिया बन गया, कोई जमातिया बन गया। नुकसान किसका हो रहा है? पटवारिये भी सहरे हैं, यूथिये भी उसी सितम से गुजर रहे हैं और जमातिये भी उसी जुल्म का शिकार हो रहे हैं। यह है असल हकीकत इस राइज निज़ाम की। और फौज के ऊपर भी अब हरफ उठ रहा है। आया ना हरफ, ISI उनके ऊपर आ रहा है। ये किसने कीचड़ उछाला है? झूठ बोलेंगे तो इलाज नहीं होगा। सच यही है कि गलतियां सबसे हुई हैं और एलीट क्लास ये सारा कुछ करके उड़ जाएगी। मुल्क घुटनों के बल गिर गया है, ज़मीन बोस होने को है, खाकम बतहन, खाकम बतहन। कोई निज़ाम किसी जगह से हम ये कह सकते थे, तो हमसे तो ये मसाइल अभी हल नहीं हो रहे। तो नफसियाती तौर पर लाजमी है कि अपर हैंड तो उनका हो गया। आप इसको महसूस करें या ना करें, मैं एज अ टीचर भी, एज अ स्टूडेंट भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे नौजवान प्रेशर में आए हैं और आना चाहिए। देखें ना, एक वर्ल्ड कप भी अगर हमसाया मुल्क जीतता है तो हम प्रेशर में आते हैं, हम जीतते हैं तो वो प्रेशर में चले जाते हैं। 2-4 दिन ये कैफियत रहती है, लेकिन ये एक मुस्तकिल कैफियत है, ये एक मुस्तकिल कैफियत है। और जिन्हें ये ज़ोहरानो इशाइयों से फुर्सत नहीं, FIRें काटने से फुर्सत नहीं, वो कब सोचेंगे? मुल्क के लोग ज़ख्मी हैं, दुखी हैं, अफसुर्दा हैं, परेशान हाल हैं। मेरा ये फ़र्ज़ था और हक बनता था कि मैं ये बात करूं, और मैंने कर दी है बात, और मैं हमेशा करता हूं। और कैमरे की आंख में देख कर करता हूं कि शायद इसमें से कोई किसी माहिर नफ्सियात को बुला के कहे कि यार इस बंदे की आंख में आंसू तैरते हैं। चलो कलेजे तक तो कोई ना पहुंच सके। तो आप नौजवान परेशान ना हो, आप लोग अपने हिस्से की मेहनत करें। नौजवान भी तो कई ऐसे हैं ना जज्बाती, आप अपने आप को रेस्क्यू करो, अपने आप को मैनेज करना शुरू करो, मेहनत करो, ताकतवर हो जाओ। कमज़ोर रहोगे ना तो फिर यही बातें, और गैर जिम्मेदार हो जाओगे तो फिर मीम बनाई और सो गए। मसले का हल ढूंढते हैं, और मसले का हल यह है कि सारे मिलकर इस दफ़ा एक कौम, एक आवाज़ होकर फॉर गॉड से किस राइज निज़ाम को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। यह जमहूरियत हो तो खालिस जमहूरियत हो, आमरीयत हो तो खालिस आमरीयत होनी चाहिए, इस्लाम हो तो खालिस इस्लाम का निज़ाम होना चाहिए, वरना फिर सेकुलरिज्म की तरफ चले जाएं। क्योंकि इसका नुकसान होता है कि मज़हब के नाम पर यहाँ ईंटें मारकर लोगों को मार दिया जाए, पॉलिसी बने, कानून बने और नीचे उसका गलत इस्तेमाल हो जाए, और जिसका दिल करे स्ट्रीट क्राइम करता फिरे और एक फ़ोन कॉल पे छूट जाए। और अदालतों में मुकदमात, वो वाले मुकदमात जो कौम के मुकदमात हैं, वो लटकते रहें, लटकते रहें, लटकते रहें। सबसे पहले तो उनको सज़ा देनी चाहिए, और ये हमारी आला अदालतें, अजीम अदालतें जो हैं वो इस पे देखें। वकला, हमारे स्टूडेंट या वकला भाई, वो इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें कि ये UK का मैं सुन रहा था, वहाँ पे अगर कोई इस तरह का फेक FIR करवाता है ना, या अदालत का वक्त ज़ाया करता है, तो उसे जुर्माना किया जाता है। हम ऐसा काम क्यों नहीं करते? इसलिए कि जो ये वक्त ज़ाया करते हैं ना, वो बड़े तगड़े हैं। सबसे पहले तो वो सोर्स तलाश करना चाहिए कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में FIR क्यों होने लग जाती हैं और किसके कहने पर होना शुरू हो जाती हैं, और कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा। फ्यूल का नुकसान होएगा, कोई इधर मुकदमा, कोई एक पेशी इधर, एक पेशी उधर,
पुलिस भी साथ जा रही है, प्रोटोकॉल भी आ रहा है, टीवी उनको मिला हुआ है अपना एक। तो ढांचे को बदलना पड़ेगा, मिजाज बदलने पड़ेंगे, रवैये बदलने पड़ेंगे, अब जाकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब खड़ा होना शुरू हो गया। बड़े बड़े विजन आए, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशनें हम देख चुके हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में शिरकत की है। भानमती का कुंभा, ग्रास रूट लेवल पे कोई चीज़ नहीं हो रही आगे। लेग पुलिंग है, एक अच्छा काम करने वाला किसी इदारे में कोई ऑफिसर जाएगा, उसको इतना तंग किया जाएगा कि उसी को बैड रेप्यूटेशन पे कहीं पोस्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई हक सच की बात करेगा, नौकरी गई, इनकार करेगा, नौकरी चली जाएगी, नहीं करेगा, हुकूमत बदली होगी तो अदालतों में उसको घसीटा जाएगा और फिर भी उसकी नौकरी चली जाएगी। तो सरकारी मुलाजिम तो वैसे ही फंसे हुए हैं, और नीचे वालों का तो पूछो ही मत कि उनका हाल क्या है। यस पॉसी करना पड़ता है ना, ऊपर से आर्डर आएगा, ना मानो नौकरी चली जाएगी, मान लोगे अदालत बुला लेगी, आपसे नौकरी से निकाल देगी। फंस गए ना इस तरीके से। यानी मरबूत निज़ाम नहीं है, बदमाशी का निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो अगर ये निज़ाम चलना तो चलो ये डिक्लेयर कर दो कि हम एक जंगल बन चुके हैं, अपना अपना सर्वाइवल सारे खुद ढूंढ लें। नाम आला आला रखे हुए हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जमहूरियत है, ये अदलिया है, आज़ाद अदलिया है, ये आज़ाद मीडिया है, और अंदर चल क्या रहा है? पैकिंग तो कुछ और है, माल क्या है अंदर। तो ये आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है। मैं तो बहुत सोचता रहता हूँ कि मेरा क्या किरदार है। मैंने बहुत बचपन से, मैंने आपको बताया, मैंने सोचना शुरू किया था, और मेरे किसी उस्ताद मोहतरम ने ये बात मेरे दिमाग में डाली, मेरी बेजी ने डाली कि तुम अपने आप को अच्छा करो। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई पर्सनल डेवलपमेंट। मुझे अब एक अच्छा स्टूडेंट, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मुझे सबक सही याद होना चाहिए, पहाड़े सही याद होने चाहिए, ये स्किल भी मेरे अंदर आनी चाहिए, ये भी चीज़, मेरा लिबास साफ़ सुथरा, मेरे नाखून बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए, मेरे दांत साफ़ होने चाहिए, मुझसे स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से बंदा करता ना अपने आप को। तो आप नौजवान अपने ऊपर भी मेहनत करें, और फिर इसको ज़िम्मेदारी के साथ सोचें। फौज भी इसको ज़िम्मेदारी के साथ सोचे, ISI भी इसको ज़िम्मेदारी के साथ सोचे, मीडिया भी इसको ज़िम्मेदारी के साथ सोचें। वतन हमारा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फॉर गॉड से एक बड़े बैठ जाएं, एक लाया अमल त्याग करें, एक समत 6 महीने और ज़ाया हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वतन को एक समत देनी बड़ी ज़रूरी है। ये जो प्रेशर आया, ये छोटा सा प्रेशर नहीं, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे। देखिए, जब कोई नफसियाती तौर पर अपर हैंड होता है ना, या बर्तरी होती है, तो उसके नताइज होते हैं, और कमतरी के एहसास के भी नताइज होते हैं। कहने को मैं भी कह रहा हूँ कि अफरात तफरीत से बचें, लेकिन माशरा, समाज अफरात तफरीत पे तश्कील पा चुका है। एतदाल बड़ा मुश्किल रास्ता है। मैंने कोशिश की है ना चलने की, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश। कि मेरे अपने कज़न कहते हैं, भाईजान तुसी किदे नाल हो, तुसी है किदे नाल हो, कदे तुसी फौज दियां तरीफां कर। मैं उनको कहता हूँ, यार तुम लोग बुनियादी बात ही नहीं समझ रहे। रवैयों की बात किया करें, किसी एक पॉलिसी की बात किया करें, लेकिन जो काम अच्छा है वो अच्छा है। तो पूरा देखो ना, यहाँ पे वो मैंने कल लिखा कि वो लिखते हैं जी कि मुसलमान तो नबी की आल के खैमे जला देते हैं, तो चर्च क्या चीज़ है? वो खुदा का खौफ करो, पता भी है क्या कह रहे हो, अपने आप को खुद कह रहे हो। 2-4 बंदों ने, 2-4 इंसानों ने, इस्लाम कभी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। इसका मतलब मुसलमान कभी ये काम नहीं करते, और जब कोई काम ऐसा किया जाएगा तो हालत कुफर में किया जाएगा, हालत कुफर में किया जाएगा। उतनी देर तक बंदा वो हालत कुफर में चला जाता है, जो कि झुटलाता है। कुफर का मतलब ही है। तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारते हैं, चूंकि इससे एक नैरेटिव को बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो अब ये 9/11 हुआ या और वाक़यात कि जी अल्लाह अकबर कह के उसने बम फोड़ दिया, तो क्या मुसलमान दहशत गर्द हो गया? हम कह रहे हैं ना काफ़ी अरसे से इस नैरेटिव के ख़िलाफ़ कि भाई मुसलमान दहशत गर्द नहीं है। क्यों सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, जबकि बम फोड़ने वाले ने अल्लाह अकबर कहा था? तो क्या कह दिया जाए कि जी मुसलमान तो बम फोड़ते हैं, अल्लाह अकबर कह के मस्जिद में घुस जाते हैं, तो चर्च क्या चीज़ है? नहीं, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी का इंडिविजुअल ये फेल है, या एक तबके ने ये काम किया है, या एक जमात का भी ये काम हो सकता है,
तो क्या इसको आप इस्लाम के ऊपर अप्लाई कर देंगे? नहीं। इसी तरीके से कोई आता है और कहता है जी अवाम एनजीओ हो गई, कौम एनजीओ हो गई है, और ख़ुद लिखने वाला क्या कौम का हिस्सा नहीं है कि पाकिस्तानी कौम है ही ऐसी जी? ओ भाई तुम कौन हो? तुम फॉरनर, ब्रिटिश, बरतानवी शहरी हो कि तुम्हें लगता है कि कौम ऐसी हो गई है? तुम भी ऐसे हो गए हो कि तुम्हें ये फजूल बातें लिखने को सूझती हैं। तो इस तरह की बातें जनरलाइज ना किया करें। यही फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ कि जी फ़ौज फ़ौज, और पता भी है फ़ौज क्या चीज़ है। ये जैसे बडग्राम का वाक़या हुआ, यहाँ बैठे हुए दीगर शहरों में वो बडग्राम की बातें कर रहे हैं जिनको पता नहीं वहाँ पे हो क्या रहा है। वो जी ये हो गया, जी वो हो गया। तो तनकीद करें लेकिन जायज़ तरीके से करें, और ऐसी बात करें कि आपकी असल कॉज, जिस पे मैं कई लाइव सेशन कर चुका हूँ कि क्यों करप्शन पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि हम इसको पोलिटिसाइज कर देते हैं। देखो ना, मेरा लीडर है तो कैसे करप्ट हो सकता है? जब आपने ये कर दिया ना, तो फिर कभी ख़जाना खाली रहेगा और कभी कोई करप्ट नहीं पकड़ा जाएगा। हमारे मसलक के ऊपर आरफ आया चूँकि हमारे मौलवी साहब पे करप्शन का इल्ज़ाम, कभी करप्शन नहीं पकड़ी जाएगी। वो पीर होवे मेरा, मिठू शादा पीर होवे तो करप्ट होवे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये सोच हो तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यही कुछ हम कर रहे हैं। ये बात हुई है जी, वो पठान होते ऐसे हैं, ये बात हुई है जो पंजाबी सारे होते इस तरह, और लिखने वाला भी पंजाबी, लिखने वाला भी पठान। और भाई क्या कर रहे हो? तो ये सिंबल्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। आप पूरा मजाज मुरसल ज़रूर है कि कुल कहकर जुज़ और जुज़ कहकर कुल मुराद ली जाती है, लेकिन हर जगह पर यह फिट ना किया करें कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं। नहीं, मुसलमान ऐसे नहीं होते, ना पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। पाकिस्तानी बड़े आला हैं, बड़े शानदार हैं। मुसलमान की तो क्या ही बात है। आप कोई कहे जी कि ये देखे ना जी, वो जो सुन्नी कब्रों को सजदा करते हैं, और जा पाई और जा काम कर। पता भी है सुन्नियत किसको कहते हैं? कभी देखा है सुन्नियों के बुज़ुर्गों को? और किसी चरसी भंगी को देख लिया होगा तुमने कहीं, या किसी ऐसे बंदे को जिसको पता ही नहीं अल्लाह बे का भी। और भाजी सुन्नी तो ऐसे करते हैं जी, बरेलवी तो होते ही ऐसे हैं, और बरेलवियत का पता भी है। वो जो शिया तो होते ही काफर हैं फलां, ओ जाओ पाई काम कर। मैं तो यही करता होता हूँ। मैं तो प्रोफाइल पे नहीं टिकने देता किसी ऐसे बंदे को जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, जनरलाइज। तुम कौन हो भाई? ठेकेदार हो, लठ पकड़ी हुई है तुमने, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने मोहर पकड़ा दी कि बस तुमने फैसले करने। तो हमने मुआशरे को मुतशद्दद बनाया है। मैं हम का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब ने हिस्सा डाला है, और इसको नॉर्मलाइज भी सभी को मिलकर करना पड़ेगा। कलेक्टिव एफर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और कलेक्टिव एफर्ट से ही हमें उठना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत इस राइज निज़ाम का धड़न तख्ता करने से होगी, वरना कुछ नहीं होगा। ये बेस खराब हो गई हुई है। ये बेस, ये जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, इसको उठाकर फेंकना होगा। और वो लोग, वो कुव्वत इख्तियार वाले कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें कंफर्ट फील होता है। आओ आके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठो, फाइलें आ जाएंगी, सेक्रेटरी साहब आए, सर ये करना है वो करना है, अच्छा ठीक है सर, इधर जाना है सर, इस जगह पे जाके ये कहना है सर, चलो जी चल पड़े। और सर ये पेंट कोट आ गया, इस्त्री हो गई, सर ये परफ्यूम लगना चाहिए, सर ये होना चाहिए, सर इधर से कुछ, सर ऐसे करनी। व्हाट्स दिस नॉनसेंस? और पसीने में शराबूर नजर आना चाहिए इस गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म। उसकी शेव बड़ी होनी चाहिए, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी होनी चाहिए कि यार इतनी जिम्मेदारी है। बाल उसके बिखरे हुए होने चाहिए। ये सूटेड बूटेड हो के ऐसे बैठते हुए भी अपने आप को जैसे पता नहीं किस मुल्क के बादशाह बन के बैठ गए। घर में मैयत पड़ी हो ना तो बंदे को फैशन नहीं सूझता। यहाँ 24 करोड़ आवाम और भुख भांगड़े पा रही, मरने मारने पे उतरे हुए हैं लोग। इस कदर दबाव बढ़ गया हुआ है, इस कदर दबाव बढ़ गया हुआ है। जिद करके बैठे हुए हैं जी राइज निज़ाम, राइज निज़ाम। क्यों मुल्क को उस अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं? इतने मोतबर इदारे, मैं हर्ट हूं, मैं आपको सच बताऊं, जिसके साथ गैर मशरूत प्यार करते थे, सारे गैर मशरूत प्यार करते थे, और जिसके लिए गांव में बैठे हुए खेतों में काम करने वाला बाबा भी अपना डंडा पकड़ के खड़ा था, खबरदार है साड़ी फौज ने कुछ ना आखी। आपको पता भी है क्या हो रहा है? पकड़े उन 5-7 बंदों को, लटाएं उनको। किसकी ईमा पर उन्होंने ये हरकतें की हैं कि पूरे इमेज जो है ना वो डिस्टार्ट हो गया।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं फिर ये कहता हूँ, मैं कभी किसी की नीयत पे शक नहीं करता। सारे मिल बैठे, यकीन कीजिए कौम बड़ी साबर है, निकल जाएंगे हम हर मुश्किल से, हर दुराए से निकल जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी जिम्मेदारी है ना, हम नौजवानों को भी ले आएंगे ऊपर, ले आएंगे इंशाअल्लाह। बड़े वॉलंटियर्स हैं हमारे पास नौजवान। सम तो नज़र आनी चाहिए ना, होप तो नज़र आनी चाहिए ना, सीरियसनेस तो नज़र आनी चाहिए ना। यानी हुकूमत तब्दील हो गई है, मीडिया का मिजाज तब्दील नहीं हुआ। व्हाट डज इट मीन? कि इसमें हुकूमतें बेबस हैं? ये हुकूमतों के काम ही नहीं है, ये तो कोई और से काम चल रहा है। आपने तो खुद तकवीयत फराम कर दी। कौन चला रहा है ये सारा निज़ाम? तो फिर उंगलियां भी उठेंगी, उंगलियां भी फिर उठेंगी। तो फिर यही है कि कुव्वत इख्तियार इस्तेमाल कीजिए अपने ही लोगों के खिलाफ, और नफरत बढ़ेगी और बेजारी बढ़ेगी। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? वतन चाहिए कि नहीं? हमें तो चाहिए, इसलिए हम इस बारे में बोल रहे हैं। और हमें पता है कि वो चंद लोग उड़ जाएंगे अपनी नस्लों समेत। हमारी नस्लें यहां सड़ रही हैं। यह वतन हमें हमारी जान से ज्यादा कीमती है। डर खौफ के बुत तोड़ दो। हर बंदा अपनी प्रोफाइल से, अपने घरों में, अपनी हर जगह, और खासकर उनको तो बिल्कुल घुसने मत दो। ये अब आएंगे, जनाजों में भी आएंगे, बड़ी आपके हमदर्द बनेंगे। इन्हीं की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, ये नलायकों की वजह से। ये जो लोकल ईंटें लगाने हैं और उस पर नाम भी अपना लिखना है, इतना किन को खड़ा कर दिया आगे। तो सर जोड़ के बैठे, बड़े बड़े दिमाग बैठे इसमें। कौम से अब ज्यादा झूठ नहीं बोला जा सकता। आपको अगर ये रिपोर्ट हो रही है ना कि सब अच्छा है, तो सर सब अच्छा नहीं है।